हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का चैप्टर मुफ्त ही मुफ्त के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है तुम्हारी समझ। इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? जब भीखू भाई नारियल खरीदने गए थे तो वे हर बार नारियल के लिए कम दाम देना चाहते थे। जितना दाम उनको बताया गया था उससे कम दाम ही वो हमेशा देना चाहते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वे कंजूस थे। इसका उत्तर देखेंगे। हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कंजूस थे। दूसरा प्रश्न है, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो आपने देखा होगा भीखू भाई जहाँ पर भी गए वहाँ पर नारियल के दाम में फ़र्क था। तो ऐसा क्यों था? तो इसका उत्तर है, जहाँ नारियल की खेती होती है अर्थात नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलेगा। बाजार तक जाने में उसकी कीमत बढ़ती जाती है और बाजार में पहुँचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। तो जो चीज़ जहाँ पर पैदा होती है वहाँ पर उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ बाज़ार पहुँचती है तो बाज़ार पहुँचने में उसके दाम बढ़ जाते हैं। उसको वहाँ तक ले जाने का खर्चा उसमें शामिल हो जाता है और जो लोग उसको वहाँ तक ले जा रहे हैं उनको भी पैसे कमाने होते हैं। तो सारी चीज़ें मिलाकर चीज़ों के दाम बाज़ार पहुँचते पहुँचते बढ़ जाते हैं। आगे है, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला और क्यों? तो आपने देखा भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। तो आप लिखेंगे, नहीं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल चलना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में वह नारियल के पेड़ से भी गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा नारियल आ फूटा। तो आपने देखा उन्होंने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उन्हें नारियल मुफ्त में नहीं मिला, उन्हें चलना भी पड़ा, पसीना भी बहाना पड़ा और चोट भी खानी पड़ी। आगे है, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? तो बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत सालों तक अस्तित्व में रहता है। इसकी उम्र काफ़ी लंबी होती है, तो हो सकता है कि उनके गांव में जो पेड़ हो वो भी काफ़ी समय से अस्तित्व में हो, मतलब वहाँ के लोग उसे हमेशा से देखते आ रहे हो, इसलिए उसे वहाँ पर बूढ़ा कहा गया था। आगे है, भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। तो जैसे उन्हें खाने पीने का शौक़ था। दूसरा, वे बड़े कंजूस थे, ये तो आपने देखा ही होगा, पूरी कहानी में वे कितने कंजूस दिखाए गए हैं। दूसरा, उन्हें नारियल बहुत पसंद था, वे कम से कम पैसों में नारियल पाना चाहते थे। वे बातें बनाने में बड़े होशियार थे। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें कहानी पढ़कर भीखू भाई के बारे में पता चलती है। अब आपको बताना है क्या बढ़ा और क्या घटा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती है और कुछ घटती है। बताओ इनका क्या हुआ, ये बढ़े या घटे? अब आपको बताना है कि नारियल के दाम बढ़े या घटे। तो हमने देखा कि नारियल के दाम कहानी में घटते चले गए। पहले 2 रुपये, फिर 1 रुपये, फिर 50 पैसे और उसके बाद 25 पैसे तक पहुंच गए। भीखू भाई का लालच, आपने देखा इस कहानी में भीखू भाई का जो लालच था वो बढ़ता चला गया। वे पहले 1 रुपया बचाना चाहते थे, फिर 50 पैसे बचाना चाहते थे। वे हर बार जब भी नारियल खरीदना चाहते थे वे हमेशा उनका लालच बढ़ता जा रहा था। उन्हें सस्ते में मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो लालच बढ़ता चला गया और वे और ज़्यादा पैसे बचाना चाहते थे। रास्ते की लंबाई, तो रास्ते की लंबाई भी इस कहानी में बढ़ती चली गई। भीखू भाई को बहुत चलना पड़ा इस कहानी में। भीखू भाई की थकान, इतना चलने के बाद सीधी सी बात है भीखू भाई की थकान भी बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर जो घटा है वो सिर्फ नारियल के दाम है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ती चली गई। आगे है कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी कैसे आगे बढ़ती? तो आपको बताना है कि भीखू भाई अगर नारियल नहीं खाना चाहते बल्कि आम खाना चाहते तो फिर इस कहानी में क्या क्या होता। तो उसी के हिसाब से आप ये कहानी बना सकते हैं। जैसे वे कंजूस तो थे ही, अगर वे आम खाना चाहते तो भी उनको खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ता और वहाँ पर फिर से वो आम के दाम को कम कराना चाहते क्योंकि वे कंजूस थे। तो इसी तरीके से जैसे उन्होंने नारियल की कहानी में नारियल के दाम कम कराने चाहे, उसी तरीके से ये आम के दाम भी कम कराना चाहते। तो ये कहानी आपको खुद ही इमेजिन करनी है और खुद ही बतानी है। आगे है बात की बात। कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। तो आपके घर में जो भी बोली बोली जाती है, जो बोलचाल की आपकी भाषा है,
उस भाषा में आपको यहाँ पर ये कहानी लिखनी है। जैसे, अरे भाई नारियल वाले, कितने का है एक नारियल? बस 2 रुपये में अंकल जी। बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये में देना है तो दे दो। अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपये में लेना है तो मंडी चले जाओ। कहाँ है मंडी? यहाँ से थोड़ी दूर। ठीक है, फिर वहीं जाता हूँ। तो इसी तरीके से जो भी आपकी भाषा है, आप कहाँ पे रहते हैं, स्टेट के हिसाब से, जगह के हिसाब से सबकी भाषा अलग होती है, तो अपनी भाषा में आप ये कहानी यहाँ पर लिख सकते हैं। शब्दों की बात। नाना नानी पतीली पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। काका काकी, मालिन माली, मटका मटकी, दर्जी दर्जिन, टोकरी टोकरा, गद्दा गद्दी। तो आपको यहाँ पर सही शब्द भरने हैं। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। आपको बताना है मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। तो मंडी में क्या बिक रहा होगा? मंडी में आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, प्याज, इस तरह की चीज़ें मतलब बिक रही होगी, क्योंकि मंडी में यही चीज़ें बिकती है। आगे है, मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती है वो आपको बताना है। अगर आप कभी मंडी गए होंगे तो आपने ज़रूर आवाज़ें सुनी होंगी। जैसे 10 रुपये में 1.5 किलो आलू भरो, भेलपूरी खाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। तो मंडी में इस तरह की आवाज़ें आम बात होती है, जो कि सुनने में मिल जाती है। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत अधिक शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। तो आपके घर के आसपास अगर कोई मार्केट होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी बहुत शोर होता है। इसके अलावा जहाँ पर कोई निर्माण कार्य चल रहा हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो या कुछ और बन रहा हो, तो ऐसी जगह पर भी बहुत शोर होता है। आप लिख सकते हैं, मेरे घर के नज़दीक भवन निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ से तरह तरह की कर्कश आवाज़ें आती रहती है। कभी ड्रिलिंग की, कभी पत्थर घिसाई की, कभी ट्रैक्टर की, कभी भारी चीज़ें उठाते हुए श्रमिकों की जोर की आवाज़। तो आप ये सारी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है गुजरात की झलक। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो? क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह लोक कथा गुजरात की है या नहीं? तो सबसे पहले जब आप चित्र देखते हैं तो आप पहनावा देखिए। पहनावे से आप देख सकते हैं कि ये जो लोक कथा है वो गुजरात की है, क्योंकि गुजरात के लोगों का पहनावा थोड़ा अलग होता है। तो जो पहनावा आप देखेंगे उससे भी आपको पता लग जाएगा। दूसरे जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, शब्दों जैसे बैन भाई, भीखू भाई और लाबू बैन, जो शब्द लगाए बैन और भाई, तो इनसे भी पता लगता है कि ये गुजरात की लोक कथा है। ऐसे शब्द वहाँ पर ही लगाए जाते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे, इस लोक कथा के चित्रों में भीखू भाई का पहनावा दिखाया गया है। मंडी में बिक रही चीज़ें जैसे बटाटा, आलू, कांदा आदि से पता चलता है कि यह कथा गुजरात की है। पुरुष के नाम के साथ भाई और महिला के साथ बेन लगा हुआ है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुजरात की लोक कथा है। तो इन चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि ये जो कहानी है ये गुजरात की है। आगे है, गुजरात में किसी का आदर देने के लिए, किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बेन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम आपको खुद करना है। आप अपनी कक्षा में देखिए, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, आदर करने के लिए किसी का वे किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे पूछकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, जाओ खुद का बनाया बाजा। पिछली कक्षा में तुमने पत्तों से पटाखा बनाया, ग्रीटिंग कार्ड बनाया, कागज़ से मुखौटे बनाकर नाटक खेला। आओ इस बार हम बाजे बनाएं और तरह तरह की आवाज़ों का मजा लें। सबसे पहले जो बाजा बनाना है वो है जल तरंग। पानी से भरे हुए प्यालों पर लकड़ी की पतली डंडी से चोट करने पर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती है, जो सुनने में काफ़ी मधुर लगती है। तो अब आप जल तरंग बनाने के लिए क्या करेंगे? जल तरंग का मजा लेने के लिए 4 या 6 चीनी मिट्टी के अलग अलग आकार के प्याले लो। अब उनमें पानी भरकर उन्हें क्रम में रखो। इन जल से भरे प्यालों पर लकड़ी की डंडी से चोट करो। सुनाई दी ना मधुर मधुर आवाज़ें? अब अंदाज़ा लगाओ कि इस बाजे का नाम जल तरंग क्यों पड़ा होगा। तो क्योंकि जल में जब हम
चोट करेंगे किसी बर्तन पर, उसमें जल भरा होगा तो उसमें तरंगे उठेगी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा होगा जल तरंग। तो आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि आपको करना क्या है। आगे है नगाड़ा। नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है, पर हम एक छोटा सा नगाड़ा बनाएंगे। इसके लिए नारियल का खोल, एक बड़ा गुब्बारा और धागा ले लो। अब नारियल के मुंह पर गुब्बारे खींचकर धागे से बांधो। लो बन गया नगाड़ा, जैसे कि आप इस चित्र में देख पाएंगे। अब एक पतली लकड़ी के सिर पर कपड़ा लपेटकर छोटी सी घुंडी बनाओ। इस लकड़ी से बंधे हुए गुब्बारे पर चोट करो। क्या हुआ, जब हम इस लकड़ी से गुब्बारे पर चोट करेंगे तो हमको आवाज़ें सुनाई देगी। नारियल की जगह टीन का डिब्बा, मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हैं। इसी तरह गुब्बारे की जगह पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ों के बदलाव से आवाज़ भी अलग अलग तरह की निकलेगी। तो जो भी चीज़ आपके पास है उसी से आप ये नगाड़ा बना सकते हैं। आगे है धागे का बाजा। धागे से बाजा बनाने के लिए तुम पहले पतले धागे का एक टुकड़ा लो। उसके एक सिरे को अपने एक हाथ की उंगली में लपेटकर उसे एक कान से सटाओ। फिर धागे के दूसरे सिरे को दूसरे हाथ की उंगली से लपेटकर हाथ की दूसरी उंगली से धागे को बजाओ। तुम्हारा ऐसा करने से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें बाहर आएंगी। अब तुम धागे की लंबाई कम या ज़्यादा करके आवाज़ों में बदलाव ला सकते हो। अगर लंबा धागा रखोगे तो आवाज़ अलग तरह से आएगी, छोटा धागा रखोगे तो अलग तरह से आएगी। आओ चलते चलते आवाज़ों में बदलाव का एक और प्रयोग करें। कंघी को पतले कागज़ में लपेटकर मुंह के पास लाओ। अब इसमें कुछ बोलो या गुनगुनाओ। देखो आवाज़ों में बदलाव स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। तो ये सब काम आप कर कर देख सकते हैं। एक एक्टिविटी है आपके लिए, ताकि आप आवाज़ों में बदलाव को महसूस कर सकें। आगे एक छोटी सी कविता है आपके लिए जिसका नाम है आंधी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रात हुई तारीकी छाई, मीठी नींद सभी को आई। मुन्नू सोया अप्पा सोई, अब्बा सोए अम्मी सोई। आधी रात हुई सब सोते, खर 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 खर्राटे भरते। चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गुब्बार उड़ाती लाई। चली हवाएं सुरसुर सुरसुर, कागज उड़ गए फुर 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 फुर। खड़खड़ खड़खड़ पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के। बजने लगे किवाड़े खटखट, घर वाले सब जागे झटपट। खटपट सुनकर मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा। आंधी ने फिर जोर दिखाया, फूस का छप्पर दूर गिराया। टीन उड़ाई पेड़ गिराए, खपरे भी छत के सरकाए। साखें टूटी तड़तड़ तड़तड़, बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़। बिजली चमकी चमचम चमचम, बूंदे टपकी कम कम थम थम। लेकिन वह बूंद थी कैसी, पट 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 ओले जैसी। तो कविता सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, पढ़कर आप इस कविता का मज़ा ले सकते हैं। इसको लिखा है इस्माइल मेरिठी ने। तो इसी के साथ में जो हमारा ये पाठ है वो भी पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर बहुत आसान थे, इसको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।